नमस्कार दोस्तों, जीके फॉर टेट पर आपका मैं ममता राठौड़ स्वागत करती हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा था कि कौन से स्थल कहाँ पर स्थित हैं, और उनकी नदियों के किनारों के बारे में पढ़ा था कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा स्थल स्थित है। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक जो मुख्य स्थल था हड़प्पा का, मीन्स जिसके नाम पर हड़प्पा का नाम भी पड़ा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वो स्थल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करते हैं कि लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक इन द सेंस जो वर्ड्स या जो लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे वो चित्रों की शैली में होते थे, दिखने में चित्रों जैसे लगते थे, इसलिए उसे भावचित्रात्मक शैली कहा जाता था। दूसरा, उसे ब्रुष्टोफेदन या ब्रुष्टोफेदस या ब्रुष्टोफेदम लिपि भी कहा जाता था। तीसरा, उसको गौमूत्री लिपि भी कहा जाता था। और चौथा, उसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता था। सर्पिलाकार लिपि क्यों कहा जाता था? क्योंकि देखिए जो ये लिपि होती थी इसको लिखने का स्टाइल ये होता था, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो लिखते वक्त जैसे हम लिखते हैं, अभी जो देवनागरी लिपि है हमारी, हम उसमें कैसे लिखते हैं, ये बाएं से दाएं चलते हैं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से चलते हैं। लेकिन इस लिपि में हम पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरह से चलते थे। तो एक देखिए सर्प के जैसी, सांप के जैसी आकृति बन रही है, इसलिए इसे सर्पिलाकार आकृति भी कहा गया। और गौमूत्री लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि जब गाय चलते चलते मूत्र करती है तो वो एक ऐसी रेखा बना देती है, और इसीलिए इसे गौमूत्री लिपि कहा गया। तो आगे चलते हैं। इस लिपि में 64 यानी 64 मूल चिन्ह हैं, और उनमें 250 से लेकर के 400 तक उसके अंदर चित्राक्षर पाए जाते हैं। और जो चित्राक्षर हैं वो मुख्य रूप से जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी तरह से हम कह सकते हैं 250 से लेकर के 400 के मध्य चित्राक्षर उसमें पाए जाते थे उस लिपि में। और ये मैक्सिमम जो इसके चित्राक्षर होते थे, जो लिखावट होती थी, वो मैक्सिमम उल्टे यू के आकार की होती थी। जो इंग्लिश का हम लेटर लिखते हैं यू, उसको इस तरीके के आकार की मैक्सिमम जो वर्ड्स थे वो मिलते थे, लेटर्स तो मिलते थे। और इसका साक्ष्य मिलता है हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से। इस लिपि का साक्ष्य मिलता है हमें हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जिन्होंने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया उनका नाम था वेडेन महोदय, और पहले भारतीय जिन्होंने इसे पढ़ने का प्रयास किया उनका नाम था नटवर झा। लेकिन दोनों ही असफल हो गए थे, और इस लिपि को अभी तक आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है पूरी तरह से। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा स्थल की खोज, सबसे पहले इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। खोज इसकी हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जॉन मार्शल जो आए थे वो एक निदेशक के रूप में, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के रूप में आए थे, और उन्होंने 5 लोगों को पुरातन स्थानों की खोज का कार्य दिया था। तो उनमें से एक दयाराम साहनी जी थे, राखलदास बैनर्जी हमने पढ़ा था, अर्नेस्ट मैके, मार्टिन व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, वो 5 लोग थे। उनमें से दयाराम साहनी ने जिस स्थान की खोज की उसका नाम हड़प्पा था, और इन्होंने 1921 में खोज की थी। कहाँ पर खोज की थी? ये पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब, उसमें मोंटेगुमरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर ये हड़प्पा नामक स्थान मिला था। इस मोंटेगुमरी का नाम चेंज कर दिया गया है, और वर्तमान में इसका नाम है शाहीवाल। ठीक है, शाहीवाल नाम है इसका। और अगर उत्खनन के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, खोज की थी दयाराम साहनी जी ने, उत्खनन नहीं किया था। उत्खनन के बारे में पता चलता है 1926 में पहली बार माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन किया था। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन किया था, और उसके 20 साल के बाद में 1946 में मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन दोबारा से किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम
जो मुख्य बात थी इस सिंधु सभ्यता की पूरी, जो ये सिंधु सभ्यता इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, इसके पीछे इसका कारण था कि इसका जो नगर नियोजन था वो बहुत उत्तम किस्म का था। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से नगर बसाए गए थे। और उन नगरों की सबसे खास बात क्या थी कि वो नगर, जो सभी नगर जितनी भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, सभी को, एक धोलावीरा को छोड़ दीजिए, धोलावीरा के स्थल 3 भागों में विभाजित मिले थे, जबकि बाकी के जितने भी स्थल हैं वो सभी 2 भागों में विभाजित थे। पहला एक दुर्ग टीले के रूप में और दूसरा नगर टीले के रूप में। दुर्ग टीला जो होता था वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए होता था मैक्सिमम, और जो नगर टीला होता था वो जन सामान्य के लिए होता था। ठीक है, तो दुर्ग टीला होता था, ये देखिए दुर्ग टीला इस तरह से, ये रावी नदी के किनारे पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर पाई गई थी। और जो ये दुर्ग, जैसे ये रावी नदी है, ये रावी नदी है, और रावी नदी के इस भाग में दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला था, और इस भाग में यहाँ पर नगर टीला था। नगर टीले का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो यहाँ था, पूर्वी दिशा की तरफ था, और यहाँ पर एक दुर्ग टीले के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक गोल चबूतरा पाया गया था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो नगर था उसका उत्खनन किया गया, तो इस आकार में मिला था ये। इसके बाद में जैसे नगर टीला है, तो नगर टीले की और भी काफ़ी सारे, दुर्ग टीले की सबसे पहले हम दुर्ग टीले के बारे में बात करते हैं। दुर्ग टीले में हमें चीज़ें मिली थी, जैसे एक तो यहाँ पर इसमें मजदूरों के और श्रमिकों के आवास थे। मजदूर मीन्स जो लोग बंधुआ मजदूरी करते थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करना था, उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं होती थी, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती थी। दूसरा श्रमिक वर्ग के लोग थे। श्रमिक वर्ग वो होता है जिसको आप मजदूरी कराते हैं और उसको बाद में सैलरी दे दी जाए, या उसको मतलब उसके बाद में कुछ फिक्स घंटों के लिए काम किया उसने, उसके बाद वो चला गया, फ्री है उसके बाद में, तो वो श्रमिक वर्ग में आ जाते थे। इसके अलावा प्रशासनिक जो आवास थे वो भी यहाँ पर पाए गए हैं। और जो सबसे मुख्य बात थी इसकी दुर्ग टीले की, इसमें 6 अन्नागार मिले हैं, यानी जो अनाज के भंडार होते हैं वो मिले हैं। 6 अन्नागार कैसे मिले हैं, जैसे ये दुर्ग टीला है, ये दुर्ग टीला है, और इसमें इस तरह से 6-6 की लाइनों में 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, 6-6 की लाइनों में इस तरह से 12 अन्नागार मिले हैं कुल। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जाए कुल अन्नागार कितने मिले हैं, तो 12 मिले हैं। कितनी पंक्तियों में मिले हैं, तो 2 पंक्तियों में मिले हैं। कुल 6-6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां थी। यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे पहले ये अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, और हड़प्पा नगर की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, पहली इमारत। ठीक है, अब अन्नागारों से हमें कुछ अवशेष भी मिलते हैं। ये हैं गेहूं और जौ के अवशेष, जौ के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सर्वप्रथम जौ के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। लेकिन अगर पूछा जाए कि जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य, तो उत्तम किस्म के साक्ष्य मिलते हैं बनावली, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में एक नगर मिला है बनावली के नाम से, बनवाली या बनमाली कई तरह से बोलते हैं इसका नाम, जो भी है, हरियाणा में ये स्थल है, वहाँ से जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट हम चलते हैं दुर्ग टीले के सामने गोलाकार चबूतरा हमने बता दिया आपको। उसके अलावा हम बात करते हैं अब नगर टीले के बारे में। ठीक है, नगर टीले के बारे में बात करते हैं। नगर टीला, जैसे ये नगर टीला था, ये नगर टीला मान लीजिए आप, इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में था। इसमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इस तरह से, और बीच में एक चौराहे का निर्माण कर देती थी। यहाँ पर इस तरीके से इनके भवन बने होते थे। भवन जैसे गलियाँ, बीच बीच में गलियाँ बना दी गई, छोटी छोटी जो गलियाँ होती हैं, और उन गलियों के आमने सामने, गलियों में भवनों के जो दरवाजे थे वो आमने सामने खुलते थे एक दूसरे के, इस तरह से। ठीक है, और ये जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में यहाँ पर इसमें कब्रिस्तान पाए गए, कब्रिस्तान पाए गए। और कब्रिस्तान कैसे पाए गए, एक कब्रिस्तान पाया गया जिसमें 37 टोटल कब्र शवाधान मिले, जिसमें 37, उसको नाम दे दिया R37।
और दूसरा कब्रिस्तान जो मिला वो इसलिए मिला क्योंकि उसमें इस तरीके से एक स्वाधान ऐसे कर दिया गया, फिर एक ऐसे शव को दफना दिया गया, फिर एक ऐसे शव को दफना दिया गया। तो कैसी आकृति बन रही है ये? एच के आकार की। तो इस कब्रिस्तान को नाम दे दिया गया कब्रिस्तान एच। ठीक है, तो 2 कब्रिस्तान पाए गए दक्षिणी भाग में, कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37। एक ये था कि जो सड़कों के किनारों पर कूड़ेदान रखे होते थे कूड़ा डालने के लिए, ये भी उसमें एक मुख्य बात मिली। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मुख्य चीज़ थी, एक नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छे से थी, नालियाँ ढककर बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो नालियों की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी थी। दूसरा, सड़कें जो ये समकोण पर काटती थी, इस तरीके से जो समकोण पर सड़कें काटती थी, इस पद्धति को कहते थे ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति, या फिर इसका एक नाम और था ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ठीक है, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, ये सर्कस पद्धति, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। क्वेश्चन आ जाए, सड़कों का जो निर्माण किया गया था वो एक जाल की तरह से बनी हुई थी, जाल की तरह बिछी हुई थी, तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा या तो ग्रिड पद्धति मिलेगा या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, या इसे मैश भी कहा जाता था। ठीक है, तो जो भी आपको मिले आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब अवशेषों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ से अवशेष कौन कौन से मिले थे। पहला अवशेष मिला था, एक रावी नदी से 4 नावों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 4 नावों के साक्ष्य मिले हैं, नावों को आने जाने के लिए वो लोग प्रयोग करते थे। दूसरा, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसमें एक स्त्री की मूर्ति है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, उसको कहते हैं, उसका उन्होंने नाम दिया था सिंधु सभ्यता वासियों ने, उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी के नाम से वो उसे जानते थे। दूसरा, एक नरक बंद प्रस्तर खंड, यानी एक पत्थर की एक मूर्ति मिली जो बिना धड़ की मूर्ति थी। ठीक है, दूसरा है कांसे का दर्पण मिला, एक प्रसाधन मंजूषा जैसे जो श्रृंगार पेटी होती है या मेकअप बॉक्स कह सकते हैं आप समझने के लिए, वही प्रसाधन मंजूषा। दूसरा था, एक मानव के साथ बकरे के स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में कौन से मिले हैं? मानव के साथ बकरे के स्वाधान के साक्ष्य। एक यहाँ पर मोहरें मिली, तो सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, अगर सर्वाधिक अलंकृत मोहरें पूछी जाएं तो हड़प्पा में मिली हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक मोहरें पूछी जाएं तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, अलंकृत अगर आ जाता है तो ये हड़प्पा में, और अगर सर्वाधिक मोहरें आता है तो मोहनजोदड़ो में। और जो मोहरें थी वो किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से या स्टेटाइट से। सेलखड़ी क्या होता है? जो हम पुराने टाइम में आपने देखा होगा, जो चीनी मिट्टी के जार रखती थी हमारी दादी नानी अचार डालने के लिए बड़े बड़े, तो उसी को हम कहते हैं, वो जो जिस मिट्टी से वो बने होते तो वही मिट्टी होती है स्टेटाइट या सेलखड़ी। तो वो मोहरें भी इसी से बनी होती थी। और इन मोहरों पर एक श्रृंगी बैल यानी एक सींग वाले बैल, हिरण, भैंसा, कुबड़दार बैल, पशुपतिनाथ का अंकन वहाँ पर उन मोहरों पर हमें मिलता है। ठीक है, सभी मोहरों पर किसी पर एक श्रृंगी बैल का है, किसी हिरण, भैंसे, कुबड़दार बैल या पशुपतिनाथ का उन मोहरों पर अंकन मिलता है। दूसरा, जो हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य देन थी वो था स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक ये। ठीक है, ये जो चिन्ह है हमें हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमारा कंप्लीट होता है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी कर दीजिए, और मुझे ज़रूर बता दीजिए कि इसमें आपको क्या कमियां लगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को सुधार सकूं और आपके सामने एक अच्छे वीडियो के साथ प्रस्तुत हो सकूं। थैंक यू सो मच।